अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। 8 दहाइयाँ किसी भी कौम की तरक्की के लिए कम अरसा नहीं होती। 1947 से आज तक पाकिस्तान ने कई नशेब फराज देखे हैं, जंगें लड़ी, बहरानों का सामना किया, बेशुमार कुर्बानियाँ दी, लेकिन मुमलिकत खुदादाद तरक्की की वो मनाजिल तय ना कर सका जो इसी असना में कई दूसरे ममालिक ने तय कर ली। जनूबी कोरिया, सिंगापुर, चीन और मलेशिया जैसे ममालिक ने महदूद वसाइल और मुश्किल हालात के बावजूद अपनी मईशत, तालीम, सनत और इदारों को मजबूत बनाकर दुनिया में अपनी जगह बनाई। जनूबी कोरिया ने चंद दहाइयों में जंगज़दा मुल्क से आलमी सनती ताकत का सफ़र तय किया। सिंगापुर ने महदूद रकबे के बावजूद खुद को आलमी माशी मरकज़ बनाया। चीन ने करोड़ों लोगों को गुर्बत से निकाल कर दुनिया की बड़ी मईशतों में जगह बना ली। पाकिस्तान के पास भी वसाइल, नौजवान आबादी और बेपनाह सलाहियतें हैं, मगर कमज़ोर निज़ाम, सियासी अदम इस्तेहकाम और इदारा जाती मसाइल ने तरक्की की रफ्तार को मुसलसल रोक के रखा। दहाइयाँ गुजर गई, चेहरे बदलते रहे, हुकूमतें आती और जाती रहीं, मगर निज़ाम वही रहा। जब भी कोई इस फरसूदा निज़ाम को बदलने की बात करता है, जब भी कोई इस्लाह और हकीकी तब्दीली की आवाज़ बुलंद हुई, तो उन्हीं लोगों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और इस निज़ाम के साए में नस्लों से फ़ायदा उठाते आए। उन्होंने अवाम की तकलीफ़ उन्हें दिखाई नहीं देती, उन्हें मुल्क का मुस्तकबिल दिखाई नहीं देता, उन्हें सिर्फ अपनी मराहत और मफादात ख़तरे में नज़र आते हैं। आखिर कब तक एक नाकाम निज़ाम को सिर्फ इसलिए बचाया जाता रहेगा कि ताकतवर तबके के मफादात महफूज रहें? वक्त आ गया है कि मुल्क को शख्सियात नहीं, एक मजबूत, शफाफ और आवाम दोस्त निज़ाम दिया जाए। हुकूमत आम आदमी के मसाइल हल करने में नाकाम दिखाई दे रही है। जब अवाम महंगाई, बेरोज़गारी और माशी मुश्किलात में पिस रहे हैं, पीपल्स पार्टी इसी अवामी बेचैनी को हुकूमत के ख़िलाफ़ सियासी ताकत में तब्दील करने की कोशिश कर रही है। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक का ऐलान किया है। अपने वीडियो बयान में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मुखालिफिन को ललकारते, नून लीग वालों आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बिलावल साहब ने इस मुतालिक क्या कहा, उसकी एक झलक सबसे पहले आपके सामने रखता हूं। और मेरे मुस्लिम लीग नवाज के दोस्तों के लिए जो पैगाम है वो सिर्फ इतना कि आपको वो आवाज़ सुनाई दे रही है, ज़रा गौर से सुने। टिक टॉक आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। निज़ाम की तब्दीली की बात करें तो मौजूदा निज़ाम के हक़ में मुस्लिम लीग नून अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने के मूड में नहीं है। निजी टीवी के प्रोग्राम में नए सूबों से मुतालिक सवाल पर राना सनाउल्लाह का कहना है कि नए सूबों से मुतालिक कोई बात भी एजेंडे पर नहीं है। पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम और 1973 के आइन में कोई कमी नहीं है। बहुत से मसाइल आए, मार्शल लॉ और आमरीत भी आई। आइन ने मुल्क और वफाक को जोड़े रखा। इस निज़ाम में कोई कमी कजी नहीं है। कमी हम में है, हमने इस आइन पर अमल नहीं किया। हम इस निज़ाम और आइन सच्चाई के साथ इस पर अमल पैरा नहीं हो सके तो ये डिलीवर कैसे करेगा? एक तरफ बिलावल भुट्टो हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू होने का ऐलान कर रहे हैं, दूसरी जानिब नून लीग मौजूदा निज़ाम के मजबूत होने का दावा कर रही है और दरमियान में ऐसे बयानात सामने आ रहे हैं जो सियासी हलकों में नई बहस को जन्म दे रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि निज़ाम कामयाब है और चलता रहेगा, दूसरी तरफ हुकूमती इत्तेहादी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू होने के नारे लगा रहे हैं। यही वो सियासी तजाद है जो आने वाले दिनों को गैर मामूली अहमियत दे रहा है। अभी हुकूमत कायम है, निज़ाम अपनी जगह मौजूद है, लेकिन तारीख गवाह है कि पाकिस्तान की सियासत में बड़े बड़े तूफ़ान हमेशा अचानक नहीं आते। पहले फ़ज़ा बदलती है, फिर हवाएँ और फिर रुख ही तब्दील हो जाता है और इसके बाद सियासी मंजरनामा देखते ही देखते यकसर तब्दील हो जाता है। इस वक्त भी हवा का रुख बदलता हुआ महसूस हो रहा है। बिलावल भुट्टो मैदान में उतरने का ऐलान कर चुके हैं। नून लीग दिफाई सफ़बंदी में मसरूफ़ दिखाई दे रही है और सियासी मुखालिफिन एक दूसरे को खुलेआम ललकार रहे हैं। आने वाले दिनों में ये सियासी महाजराई मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकती है और अगर अपोजिशन की तहरीक ने ज़ोर पकड़ लिया तो हुकूमत के लिए सियासी मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर तूफ़ान की दस्तक सुनाई दे रही है और इस मरतबा ये तूफ़ान सिर्फ बयानात तक महदूद रहता है या इक़्तिदार के ऐवानों की बुनियादें हिला देता है, इसका फ़ैसला आने वाला वक्त करेगा। लेकिन इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग बाहम दस्तो गरिबाग में और क्या स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, शिकवा जवाब शिकवा क्या है, ज़रा उसकी एक झलक भी आपके साथ रखता हूँ। 47 की हुकूमत जो कि पंजाब में और वफाक में इस वक्त हुकूमत कर रही है, एक तो खुद मैंने पहले भी कहा कि वो खैराती मैंडेट के जरिए वो इक़्तिदार पे आए और उसी की रवायत को बरकरार रखते हुए माजी से नहीं सीखे, उन्होंने उससे बढ़ चढ़ कर जो है वो उन्होंने कार्रवाई की। और शजील मेमन साहब की 2-3 बातें जो है इनका मैंने जरूर जवाब देना है। एक तो वो बार ना वो ये इलेक्शन जो है 2024 का, ये फॉर्म 47 का इलेक्शन था। तो जो भाईजान जो सिंध की हुकूमत है
पीपल्स पार्टी की बलूचिस्तान की जो हुकूमत है और पंजाब से जो चंद लोग जीते हुए हैं वो भी फॉर्म 47 के जरिए जीते हैं कि वो भी कोई खराती मैंडेट के जरिए जो है वो उनको वहां तक बिछाया गया। अगर इनकी बात के मुताबिक फॉर्म 47 की हुकूमत जो है आप उसको लात मारें, आप कहें कि उसके मैंडेट जो है ये बहुत गलत मैंडेट था, तो हम जो है वो सदर पाकिस्तान से इस्तीफे का ऐलान करा रहे हैं। गवर्नर पंजाब साहब जो है उनका सामान पैक कराएं, वो यहाँ से तशरीफ लेके जाएं, वो जरा हाई मॉरल ग्राउंड्स दिखाएं ना। वज़ीर ममलिकत बराए कौमी सकाफत व विरसा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हुज़ैफ़ा रहमान साहब हमें ज्वाइन करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस वक्त वज़ीर ममलिकत बराए कौमी सकाफत व विरसा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हुज़ैफ़ा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफ़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हुज़ैफ़ा साहब, बिलावल साहब की टिक टॉक तो आपने सुन ली होगी, तो उल्टी गिनती शुरू हो गई है वफाकी हुकूमत के लिए, तबले जंग बजा दिया है पीपल्स पार्टी ने, वफाकी हुकूमत ख़तरा महसूस कर रही है? बहुत शुक्रिया रियान साहब। पहली गुजारिश तो ये है कि मैंने आपके मुँह से सुन रहा हूँ, मैंने बिलावल साहब की टिकटॉक नहीं सुनी। मैं दोबारा सुनवा देता हूँ सर, मैं कहता हूँ चला देता हूँ प्रोड्यूसर साहब। अगर आप चला देंगे तो जी मैं अच्छा सर हो जाएगा। मैं चला देता हूँ सर, ये चलाइएगा प्रोड्यूसर, बिलावल साहब सुनवाइएगा हुज़ैफ़ा साहब को। जी, लीग नवाज के दोस्तों के लिए जो पैगाम है वो सिर्फ इतना कि आपको वो आवाज़ सुनाई दे रही है, ज़रा गौर से सुने। टिक टॉक आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जी हुज़ैफ़ा साहब, ये आवाज़ सुनाई दे रही है? नहीं तो ज़रा गौर से सुने, मैं दोबारा चला सकता हूँ। नहीं, मैंने बिल्कुल गौर से सुन लिया जी। आपकी मेहरबानी कि आपने मुझे सुनवा दिया मेरी बातों को, क्योंकि मैं अपने ऑफिस में बिजी था, तो मैंने पिछले 4-5-6 घंटे ये डिजिटल मीडिया देखा नहीं। ये समातों को नागवार तो नहीं गुजरी सर? जी, कता कलामी के लिए माजरत, समातों को नागवार तो नहीं गुजरी है आवाज़? नहीं, मुझे किसी भी किस्म की कोई बात नागवार नहीं गुजरती। और ये सियासत खेल ही ऐसा है कि हम, चाहे आप सहाफ़ी भाई हों या आपके सियासी हरीफ हों, अगर उन सब की बातें आप नागवार गुजारना शुरू कर दें तो आप जल्द ब्लड प्रेशर के मरीज़ बन जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को आप इंजॉय करते हैं। तो बिलावल साहब की चूँकि जो टिकटॉक है, आप गिलास को आधा भरा हुआ देख रहे हैं, मैं गिलास को आधा खाली देख रहा हूँ। अगर उल्टी गिनती हमारी शुरू हो गई है, उन्हीं की बात को मैं बड़ा करूँ, तो फिर उल्टी गिनती उनके जो पापा हैं सदर पाकिस्तान, उनकी भी शुरू होगी, उनके चेयरमैन सेनेट जो हैं उनकी भी शुरू होगी, वज़ीर आला सिंध की भी होगी, वज़ीर आला बलूचिस्तान की भी होगी। तो वो शेर है ना राहत अंदोही का कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। जी, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। हाँ जी। तो गुजारिश ये है कि और एक और मिसरा, वो कहते चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। जी बिल्कुल। तो गुजारिश ये है कि बिलावल साहब एक मैच्योर पॉलिटिशियन है, एक बड़ी लेगेसी को कैरी करते हैं। उन जैसे बड़ी कद काट के लीडर को, जो वज़ीर आज़म की जो रेस का घोड़ा हो, मैं तो समझता हूँ कि अगर वो मुझसे कभी मशवरा लें या लेते तो उनको तो इस तरह की चीज़ों पे कमेंट भी नहीं करना चाहिए। यानी आप अगर PMLN की 2nd या 3rd TR की लीडरशिप की किसी बात को कमेंट करते हैं तो आप अपना कद नीचे लेकर आते हैं, कोई आप जो है अपना कद बड़ा नहीं कर रहे होते। तो गुजारिश ये कि अगर हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू होगी तो मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ, रेहान साहब भी रियलिस्टिक, आप मुझे ज़ाती तौर पर भी जानते हैं, हम एक दूसरे को। गुजारिश है कि ये कुर्सी जो है हज़रत अली रज़ा अन्हु को कॉल है कि अगर ये कुर्सी इतनी मजबूत होती तो तुम तो कैसे पहुँचती। तो मैं समझता हूँ कि अगर आज हुकूमत ख़त्म नहीं होगी 6 महीने में, तो 2-2.5 साल बाद जब टेन्योर कंप्लीट होगा तब ख़त्म हो जाएगी। वक्त गुजरने का तो पता भी नहीं चलता। लेकिन बात यह है कि क्या आप हुकूमत के इत्तेहादी होने के नाते तमाम ओहदों को इंजॉय कर रहे हैं, आप अपने MNAs के लिए वज़ीर आज़म साहब से 10-10 अरब रुपए के फंड्स भी लेते हैं। तो आप जैसी शख्सियत को मैं समझता हूँ कि ये बात ज़ेब नहीं देती। शर्जील मेमन साहब ये बात करें, नदीम अफजल चंद करें या बाकी लोग करें तो समझ आती है, लेकिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, बेनज़ीर का बेटा जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा, मीर शाहनवाज भुट्टो का जो है वो पर नवासा, ये बात करें तो मेरे ख्याल से उनके कद काट को ये जचती नहीं है। हुज़ैफ़ा साहब, ये बात ये है कि वफाकी हुकूमत से मुताल्लिक़ ये बात सिर्फ बिलावल साहब नहीं कर रहे, बल्कि वफाकी हुकूमत, वफाकी काबीना में बैठे हुए मिनिस्टर्स जब ये बात करेंगे, जब वो ये कहेंगे कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है, वो इंटीरियर मिनिस्टर हों, वो अब्दुल अलीम खान साहब हों, वो मुस्तफ़ा कमाल साहब हों,
और फिर हमें ये दिखाई दे कि ज़ाहिर है ये कैबिनेट के अंदर जो वज़रा हैं ऐसी बातें कर रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेने से कासिर हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, तो यूँ लगता है कि जैसे शायद ख़ुद प्राइम मिनिस्टर साहब वीक ग्राउंड्स पे खड़े हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है रेहान साहब। गुजारिश ये है कि पहले तो मोहसिन नकवी साहब एक बड़े ही संजीदा आदमी हैं, रिस्पेक्टेबल आदमी हैं और सियासत से हटकर हमारा उनसे ज़ाती ताल्लुक़ भी है। लेकिन बात ये कि नकवी साहब ने बात की, राना साहब ने उसको रिस्पॉन्ड कर दिया, ख्वाजा साहब ने रिस्पॉन्ड कर दिया। ज़ाती तौर पर तो मैं समझता हूँ कि इसको यहीं पर ख़त्म होना चाहिए और यहीं पर ख़त्म समझना चाहिए। लेकिन चूँकि आप सहाफ़ी हैं, सवाल करना आपका हक़ है। आपने 3 और भी जमातों को गिनवा दिया, MQM है और IPP है, उसने भी बात की। तो उसने ये कभी भी नहीं होता कि बेसिकली आप जिस सिस्टम में मौजूद हों उस सिस्टम पे आप तनकीद कर रहे हो। आप लोगों ने, चूंकि मीडिया के दोस्तों ने उसको अंडरस्टैंड सही नहीं किया। मैं समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब हों या MQM के साथी हों, मुस्तफ़ा कमाल हों या फिर अलीम खान साहब हों, अगर वो सिस्टम में रहते हुए कह रहे हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर गया, तो अपनी हुकूमत को वो नहीं कह रहे। उनका कहने का मकसद ये है कि 78 साल में जो आपने इदारे बनाए, उन इदारों को आपको 2011 में नौबत आई कि आपने 18वीं आईनी तरमीम के जरिए भुट्टो के आइन को बेहतर किया। तो उनका मैं कहने का मकसद ये है कि अगर भुट्टो साहब के 73 के आइन को 18वीं तरमीम 40 साल बाद बेहतर कर सकती है, तो 18वीं आईनी तरमीम को भी 15-18 साल बाद बेहतर करने की गुंजाइश हो सकती है। तो सिर्फ जो मैं समझता हूँ कि हमारे दोस्त है वो मीठा मीठा आप कड़वा कड़वा थूथू देख रहे हैं। जो बात मुझे नजर आ रही है नकवी साहब के बयान से या अलीम खान साहब के या MQM के दोस्तों के, कि वो चाहते हैं कि सिस्टम के अंदर जो जो खामियां मौजूद है, खामियां तो हैं, अगर खामियां ना होती तो पाकिस्तान का कर्जा इतने यहाँ तक कैसे पहुंचता। आप तो बड़े बारीक बीन हैं, आप इसको बड़ा पॉजिटिव ले रहे हैं, लेकिन ये बात राना सनाउल्लाह साहब को नजर नहीं आ रही। ये बात दीगर जो राना साहब का अपना स्टाइल है। हाँ नहीं, राना साहब का अपना स्टाइल है, लेकिन मैं ये समझता हूँ, मेरा अपना सियासी तजुर्बा ये कहता है, यानी मेरा जितनी मेरी उम्र है राना सनाउल्लाह साहब का उतना तजुर्बा है, ख्वाजा साहब को उतना तजुर्बा है। लेकिन वो भुट्टो साहब ने कहा था ना हफीज पीरजादा के बारे में कि यू हैव ग्रे हेयर्स ऑन योर यंग शोल्डर, तो मैं समझता हूँ कि उम्र शोर का तायुन नहीं करती। लेकिन एक वक्त आएगा चंद हफ्तों में ही, मेरे ख्याल से राना साहब, मोहसिन नकवी साहब, ख्वाजा साहब एक ही मेज पर बैठे हुए होंगे और यही बात राना साहब कर रहे होंगे। जब मोहसिन नकवी साहब उनके सामने इस बात की वजाहत कर देंगे तो मेरे ख्याल से मामला वही खत्म हो जाएगा। मोहसिन नकवी साहब के दिल में सिस्टम को बदलने का दर्द है, राना सनाउल्लाह साहब और दीगर जो काबरीन है वो सिस्टम के दिफा में खड़े हो गए। नहीं, मोहसिन नकवी साहब के दिल में सिस्टम को बदलने का दर्द नहीं, असल फिक्र यह है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत हर हुब्बुल वतन मेहनती वजीर को इस सिस्टम को बेहतर करने का दर्द मौजूद है। और शहबाज साहब खुद भी चाहते हैं कि सिस्टम में रिफॉर्म्स आए, सिस्टम बेहतर हो। अब हर किसी के अल्फाज डिफरेंट हो सकते हैं। शहबाज साहब कहते हैं कि सिस्टम को बेहतर किया जाए, रिफॉर्म्स लाई जाए। नकवी साहब का स्टाइल होता है कि सिस्टम को बदल लिया जाए, मतलब वही है कि बेहतरी लाई जाए। तो मैं नहीं समझता, क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पर पता है मोहसिन नकवी साहब काबीना में तो अब आए हैं, 3-3.5 साल की जो बात उनके बारे में कर रहे हैं, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर पता है कि 2002-3 में जब शहबाज साहब एग्जाइल में थे, नकवी साहब CNN से वाबस्ता हुआ करते थे, तब से नकवी साहब और शहबाज साहब की दोस्ती हुआ करती थी और नकवी साहब मैसेज पे राब्ता और बाकी सारी चीज़ें। तो नकवी साहब का ज़रा उन्हें भी इस दश्त की खाक छानते हुए कर्सा हो गया। हाँ ये ज़रूर है कि उन्होंने वो 20-25-30 साल अपनी मेहनत के सहाफ़त के मैदान में खर्च किए, देन उन्होंने शिफ्ट किया और वो सियासत की तरफ आए। तो सारे लोग मैं समझता हूँ मेहनती हैं। राना साहब की जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ बहुत ज़्यादा है। ख्वाजा आसिफ साहब वाहिद आदमी है इस पार्लियामेंट के जो 1990 से पार्लियामेंट में मुसलसल आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत गलत फहमियाँ हैं जिसको मियाँ नवाज शरीफ साहब के मुदब्बिराना रवैये ने जो हमारी पार्टी के तमाम अकाबरीन को कहा है कि कमेंट नहीं करना, और मेरे ख्याल से नकवी साहब की तरफ से फर्दर कोई बात नहीं आई। आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म साहब बिठाकर सारा मसला इंशाल्लाह हल करेंगे और सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए जो जो तजावीज़ सामने आई हैं इनको वज़ीर आज़म साहब इंशाल्लाह मनोअमल करेंगे इस पर। अच्छा, अब ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के दीगर चीजें करना, जी अब ये ज़ाहिर है इतनी बड़ी बातें हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात हो रही है और उसमें मुल्क के सबसे इस वक्त सीनियर सियासतदान नवाज शरीफ साहब, वो उनका कोई रिस्पांस नहीं आया इस सारे मामले के ऊपर, कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो क्या वजह है कि मानी खेज खामोशी है? और फिर राना सनाउल्लाह साहब तो कहते हैं कि उन्होंने PMLN की लीडरशिप को ये कहा है कि आपने इस मामले में खामोश रहना है, या फिर ये हिकमत अमली का हिस्सा है? ऐसा नहीं है। देखिए, हर चीज़ शहबाज साहब हर वीक पे जब जाते हैं वीकेंड पर, बहुत अहम हो तो हर हफ्ते वरना अल्टरनेट वीकेंड पर मियाँ नवाज शरीफ साहब से डिस्कस भी करते हैं, अप्रूवल भी लेते हैं
अगर मियाँ साहब ना जा सकें शहबाज साहब बड़े मियाँ साहब के पास, तो डार साहब जाते हैं और मियाँ साहब की गाइडलाइन मौजूद होती है। देखें, ये विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन तो नहीं होगा कि नए सूबे बन जाएंगे और सिस्टम में जो बेहतरी लानी है वो आ जाएगी। ज़ाहिर है जब भी आईनी तरमीम आएगी, पहले भी आपने देखा 27वीं आईनी तरमीम आई, मियाँ साहब खुद आए, 26वीं आईनी तरमीम आई, मियाँ साहब खुद वोट करने आए। तो इंशाअल्लाह ताला जब नई कोई भी तरमीम आती है और सिस्टम को बेहतर बनाने के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब समेत जो जितने भी सीनियर्स का जो ख्वाब है वो शर्मिंदा ताबीर होगा, तो उसको लीड मियाँ नवाज शरीफ साहब ही करेंगे। और PMLN अगर उस पर वोट करेगी तो मियाँ नवाज शरीफ की मंजूरी से करेगी और मियाँ नवाज शरीफ का उसे पूरा एतमाद हासिल होगा। लेकिन चूंकि अभी वक्त नहीं आया कि मियाँ साहब बैठे बैठे कोई ट्वीट कर दें कि नहीं जी नए सूबे जो है वो इतने बनने चाहिए, इतने नहीं बनने चाहिए, कि हेल्दी डिबेट है असम्बली में होगी और PMLN सिस्टम की बेहतरी के हवाले से हर तरह के एक्शन को जो है वो पहले भी PM ने वेलकम किया है, अब भी PMLN उसके वेलकम करेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के क़याम के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की प्रिंसिपल पोजीशन क्या है हुज़ैफा साहब? PMLN की प्रिंसिपल पोजीशन ये है कि आपकी इंतजामी बुनियादों पर नए सूबे बनने चाहिए, बट उसके लिए पार्लियामेंट में एक हेल्दी डिबेट हो। PMLN माजी में खुद जो भी पंजाब सूबे की हिमायत कर चुकी है, बहावलपुर सूबे की हिमायत कर चुकी है। PMLN का जो अब आपका अगला सवाल होगा कि अगर ये सारी बातें, तो नकवी साहब ने भी यही बात की है, तो एकदम राना साहब और ख्वाजा आसिफ साहब ने रिस्पॉन्ड क्यों कर दिया उस पर? गुजारिश ये है कि जिस फोरम पर नकवी साहब ने बात की और जो अल्फाज का चुनाव उस वक्त हुआ, तो राना साहब और ख्वाजा साहब को उस पर एतराज है। मैं इसमें कोई हिमायत नहीं कर रहा नकवी साहब की मुखालफत या राना साहब की हिमायत या राना साहब की मुखालफत या नकवी साहब की हिमायत। आपके सामने चूंकि वो दोनों मौजूद नहीं है और इस हुकूमत की नुमाइंदगी मैं कर रहा हूँ, असल बात आपके सामने रख रहा हूँ। अदरवाइज PMLN को नए सूबों पर ना कोई एतराज है और ना PMLN को ये एतराज है कि बेहतरी करने के हवाले से पार्लियामेंट के अंदर हुकूमती जोमा जो है वो सोच विचार करे और कोई नया मॉडल अगर आता है जिसके ऊपर डिबेट के बाद ये मुत्तफिक होती हैं तमाम जमातें कि ये मॉडल इंप्लीमेंट किया जाए और PMLN उसमें रिकॉर्ड बनेगी। PMLN इस तरह की हर जो कोशिश और इनिशिएटिव है उसको लीड करेगी इंशाअल्लाह ताला। ये बात आपकी दुरुस्त है, ज़ाहिर है पार्लियामेंट के अंदर इस पे डिबेट या डिस्कशन होनी चाहिए, लेकिन अभी तो रेफरेंडम की बाज़गश भी सुनाई दे रही है। बात यह है कि वो रेफरेंडम वाली बात तो फिर एक इंतहाई तरफ चली जाती है। जब ज़ाहिर है पार्लियामेंट में अगर ये चीज़ डिस्कस नहीं होती या पार्लियामेंट में जमातों का इख्तलाफ आता है आइन इस हवाले से, जितना मैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर, मैंने आइन को स्टडी किया, आइन खामोश है, लेकिन जाहिर है जहाँ पर आइन खामोश हो उसकी ट्रांसलेशन भी सुपीरियर कोर्ट्स कर सकती हैं। लेकिन अभी मेरे ख्याल से ये प्री मैच्योर होगा ये कहना कि कोई रेफरेंडम या इस तरह की चीज़ें सिर्फ ट्विटर पर चलने वाली बातों को हम लेकर के प्लान A आईनी तरमीम है, प्लान 2 रेफरेंडम है और प्लान 3 कुछ और है। मेरे ख्याल से हमें इस तरह की बातों से इज्तनाब भी करना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है आपका मुल्क अभी ग्रो कर रहा है, इकॉनमी आपकी बड़ी मुश्किलों से संभली है। इस तरह की जब गुफ्तो शनीद होती है तो नुकसान किसी फर्द वाहिद को नहीं होता, किसी सियासी जमात को नहीं होता, नुकसान 26 करोड़ आबादी को होता है, क्योंकि बिजनेसमैन नाराज होता है, इकॉनमी कमजोर होती है, बैरूनी सरमायाकार आते नहीं है और अल्टीमेटली सफर इस मुल्क में गरीब आदमी करता है। मैं और आप बिल्कुल सफर नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया हुज़ैफा रहमान साहब आपके वक्त के लिए। वज़ीर मुमलिकत बराए कौमी सकाफ़त और विरसा के रहनुमा हुज़ैफा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तर्जुमाकार माजिद निज़ामी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम माजिद निज़ामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। माजिद साहब, वफाकी हुकूमत पे इत्तेहादी पीपल्स पार्टी भी तनकीद कर रही है। बिलावल साहब कहते हैं कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है और ख़ुद हुकूमती वज़रा, वो इंटीरियर मिनिस्टर हों या दीगर मिनिस्टर्स हों, वो भी इस निज़ाम की तब्दीली की बात कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए कोई नेक शगुन तो नहीं लगता है? क्या होने जा रहा है सर? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो निज़ाम की तब्दीली पर बात का जो इब्तदाई मरहला है उसमें तो ये काफ़ी तुंदो तेज़ बयानात देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बुनियादी सवाल ये है कि इस निज़ाम के जो 4 साल हैं PDM 1 और PDM 2 के, उनके हवाले से जो जवाबदेही है वो किससे की जाएगी? क्योंकि हमें तो ये बताया गया था कि जी एक बड़ा कामयाब हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है कि जिसके अंदर बल्कि हाइब्रिड प्लस है और तमाम चीज़ें उसके अंदर मैनेज की जा रही हैं, लेकिन गवर्नेंस तो उसी तरह ही है। अब इस मामले में जब सूबों की बात हुई है, नए इंतजामी यूनिट्स की बात हुई है, तो उसमें अभी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस हो रहे हैं, 2 फेज में हो चुके हैं, 1 में हो रहे हैं।
तो वहां पर हमारे पास एक बड़ी आइडियल मिसाल मौजूद है कि वहां पर बड़े छोटे इंतजामी यूनिट्स मौजूद हैं। 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, किसी भी जिले में 10 लाख से ज्यादा आबादी नहीं है। 2 अजला तो ऐसे हैं कि जिनके अंदर 2-2 लाख आबादी है। का और इनकॉम्पिटेंस का एक शाहकार है, तो उसकी जो जवाबदेही है वो किससे की जाएगी। इशू ये है कि पूरी दुनिया में सूबे बनते हैं, सूबे बनने चाहिए, लेकिन उसमें सबसे अहम बात यह है कि उस पर कंसेंसस होना चाहिए, इत्तफाक राय से ये होना चाहिए। हमारे हमसाया मुल्क में ये मिसाल मौजूद है कि 1947 में उनके तकरीबन 17 सूबे या स्टेट्स थी। तो अब ये तादाद डबल हो चुकी है और उसमें 28 सूबे हैं, बाकी यूनियन टेरिटरीज हैं। तो पाकिस्तान में वही 4 के 4 सूबे हैं। तो ये काम बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन कंसेंसस के साथ होना चाहिए। अगर इसको यकतरफा तौर पे तो किया माजिद जाएगा साहब, वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, जो कहने वाला ये पैगाम दे रहा है वो जाहिर है जहां से ये पैगाम आ रहा है वो तो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के लिए एक चार्जशीट है, चार्जशीट से कम नहीं है। अब वो पीपल्स पार्टी हो, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या दीगर पॉलिटिकल पार्टीज हो, तो ये तो एक चार्जशीट है। तो क्या इसको चार्जशीट ही समझा जाए? और फिर अगर ये चार्जशीट है तो क्या इस निज़ाम को तलपट करने की बात हो रही है? देखिए, चार्जशीट है तो फिर मेरा ख्याल है स्टेज पे जितने भी लोग मौजूद थे, ये चार्जशीट तो उनके खिलाफ भी है, उनकी जो मिनिस्ट्रीज हैं उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से भी एक चार्जशीट है। और इसी जानिब मुस्लिम लीग नून नरम अल्फाज में इशारा कर रही है। वो जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से, तो उसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तो वजारत दाखिला की है, लेकिन वहां पर चूंकि उस तरह से मुस्लिम लीग नून अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकती, तो वो दबे अल्फाज में नरम लहजे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। और नून लीग इस पोजीशन में भी नहीं है कि वो इस नए मंसूबे को या मुजवज़ा सेटअप को मुज़ाहमत की निगाह से देख सके, क्योंकि उनके अपने स्टेक्स बहुत हाई हैं। इसलिए मियां नवाज शरीफ की तरफ से भी जो एक नरमो गरम मानी खेज खामोशी है तनकीद की गई है, हाँ बिल्कुल, और उसके अंदर वो कह रहे हैं कि जी दायरा वसअत किया जाए, मुशावरत की जाए, हम इसको देखेंगे, पीपल्स पार्टी के जवाब का इंतजार किया जाए, इस तरह की बातें हो रही हैं। उसकी रीजन यही है कि वो चूंकि पंजाब उनका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो वो उसको उस तरह से जनूबी पंजाब में तकसीम होता नहीं देख सकते। ये मंसूबा बिल्कुल मौजूद था, वहां पे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी लगाया गया, एडिशनल IGP लगाया गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको रोल बैक कर दिया गया। तो पंजाब के हवाले से मुस्लिम लीग नून की रिजर्वेशंस बिल्कुल मौजूद है, लेकिन क्योंकि उनकी ऐसी पोजीशन नहीं है कि जिसके अंदर वो मुज़ाहमत करके गवर्नमेंट से निकल सके, अपोजिशन में जा सके, क्योंकि अपोजिशन में तो ऑलरेडी तहरीक इंसाफ मौजूद है, पीपल्स पार्टी जो है वो नए सेटअप में आने के लिए पद तोल रही है। तो उनकी सिचुएशन में मजबूरी जो है ना, वो मेरा ख्याल है एक बड़ा मुनासिब और बेहतर लफ्ज होगा कि उनकी जो इस वक्त सिचुएशन है उसके अंदर वो कुछ ऐसा कदम उठा नहीं सकते कि जिसकी वजह से उन्हें ये कहा जाए कि ये मियां नवाज शरीफ ने कोई बड़ा इनकलाबी फैसला कर लिया, या मियां नवाज शरीफ ने जो है वो सबसे आगे निकल गए। वो बिल्कुल पिछली नशिस्तों पे बैठ के बड़े धीमे लहजे से ये फैसले करेंगे, और मुझे लगता है कि वो फैसले सारे कबूल करेंगे, बामरे मजबूरी वो सारे फैसले कबूल करेंगे। तो इसलिए आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुझे किसी मुज़ाहमत की तवक्को नहीं है। अब ये बात पब्लिकली की गई है, ये बात तो जाहिर है जैसे मियां साहब कह रहे हैं दीगर के पार्लियामेंट के फोरम पे होनी चाहिए, डिबेट डिस्कशन होनी चाहिए, लेकिन जब ये बात पब्लिकली की गई है तो यकीनन इंटरनली पल्स लेने के बाद, हालात का जायज़ा लेने के बाद ही देखा होगा कि सिस्टम के अंदर इसकी मज़ाहमत मौजूद है। तो जब मज़ाहमत है तो फिर इसको इस तरह पब्लिक डोमेन में इस बहस को ले आया गया है। तो क्या वो रेफरेंडम की जो बातें हैं और एक्सट्रीम पोजीशन है वो भी आपको आने वाले दिनों में नजर आएगी? देखिए, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। उसकी वजह है कि हमारे सामने 2-3 बड़ी बड़ी एग्जांपल्स हैं। मिसाल के तौर पे जो चोलिस्तान के कैनाल्स का मसला था, नहरों का मसला था, उसके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद देखने में आई और वफाक कुछ भी ना कर सका। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कालाबाग लैंड की मिसालें हैं, दूसरी मिसालें भी मौजूद हैं कि जिसमें ये कहा जाता है कि वफाक जो करना चाहता है सूबे उसे करने नहीं देते। तो कोई ऐसा इंतजाम होना चाहिए कि जिसकी वजह से वफाक जो है वो कुछ ना कुछ बेहतर कर सके। इसलिए इंडिया में जो यूनियन टेरिटरीज या वफाकी इकाइयों की जो मिसाल है उसको बड़ा कोट किया जाता है कि जी कुछ ऐसे इलाके भी होने चाहिए जो सूबों के तहत ना हो, बल्कि वो वफाकी इकाई हो, उसको हम फेडरल के जरिए जो है वो देखें। तो ये सारी बातें इसी चीज की अक्कास हैं कि ये जो मौजूदा 3 से 4 साल की चीज थी,
उससे वो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिले, जिसकी वजह से अब ये सारी चीजें सोची जा रही हैं। और इसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को असर नौ अपनी हिकमत अमली पे गौर करना होगा। उसकी वजह यह है कि इस सारी सिचुएशन के अंदर उनका किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो बड़े सूबे वहां पर उन्होंने इस बात का फैसला करना है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। अब दिस इज द हाई टाइम जब पीपल्स पार्टी और नून लीग को इकट्ठा होना पड़ेगा, लेकिन वो भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नहीं, मेरा ख्याल है कि आजाद कश्मीर का जो मरहला है वो 10 अगस्त को खत्म हो जाएगा। 15 अगस्त के आसपास प्राइम मिनिस्टर ऑफ एजेके का अनाउंस हो जाएगा। तो उसके बाद मुझे लगता है कि दोनों जमातें उस जो इस वक्त एक लेवल है, एक जो तनकीद और एक दूसरे के ऊपर जबानी हमले किए जा रहे हैं, उससे वो जो उसकी इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। फिर कश्मीर की सिचुएशन से निकल कर मरकज और सूबों की सिचुएशन पे दोनों फोकस करेंगे। और उसमें मुझे लगता है कि वहां पर तकरीबन 20 अगस्त के आसपास फिर इनकी जो तलखी है उसमें आहिस्ता आहिस्ता कमी आना शुरू होगी, क्योंकि उसके अंदर से आजाद कश्मीर वाला फैक्टर निकल जाएगा। और दूसरा इसमें मसला ये है कि नेशनल असम्बली की जो नंबर्स हैं या स्कोर कार्ड है वो भी इस चीज की इजाजत नहीं देता, क्योंकि वहां पर अगर कोई एक फ्रीक निकलता है तो उसको तहरीक इंसाफ को वहां पे एडजस्ट करना होगा। तो मौजूदा सियासी हालात में तो तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं है, ना उन्हें किसी ऑप्शन की इजाजत दी जा रही है। तो इसलिए नेशनल असम्बली का स्कोर कार्ड इस बात की इजाजत नहीं देता कि वहां पर कुछ ऐसे हिलजुल मौजूद हो। लास्टली माजिद निज़ामी साहब, गुज़श्ता 3 साल में कंसर्न क्वार्टर्स ने जो कराना चाहा वो करा लिया है। वो ज़ाहिर है जुडिशरी की साइड पे हो, वो पॉलिटिकल साइड के ऊपर हो, या दीगर मामलात हों। अब जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए अगर उसको एक्स्ट्रापोलेट करें तो वो तो अगर कोई वहाँ पे कोई फीलिंग है तो वो उसको एग्जीक्यूट बाय एनी मीन्स करा लेंगे। फिर उसमें पीपल्स पार्टी क्या तो नून लीग क्या। देखिए, ये बिल्कुल होता है और माजी में हमारे पास इसकी एग्जांपल्स भी मौजूद हैं। 1 यूनिट एक बहुत बड़ी एग्जांपल है जिसमें सूबे खत्म कर दिए गए थे, लेकिन फिर वो मामला नहीं चल सका तो उसको फिर अंडू करना पड़ा। बीडी मेंबर्स का निजाम हमारे सामने मौजूद है। मुशर्रफ की जो पावरफुल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स है उनका निजाम हमारे सामने मौजूद है। तो इसलिए सूबों के मामले में इशू ये है कि जब तक कंसेंसस नहीं होगा उस वक्त तक ये एग्जीक्यूट तो किया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। मिसाल के तौर पे आइन के अंदर जो सूबों को बनाने का तरीकेकार है, अगर उसी को ही तब्दील कर दिया जाए आईनी तरमीम के जरिए, तो ये सारा का सारा मसला जो है वो एक और रुख इख्तियार कर लेगा। तो ये सारा कुछ किया तो जा सकता है, लेकिन क्या ये ड्यूरेबल है, क्या ये पायदार रहेगा, इसके ऊपर फिर क्वेश्चंस होंगे। बहुत शुक्रिया माजिद निज़ामी साहब आपके वक्त के लिए। सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे थानेदार के जुल्म की बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। कानून के रखवाले ही कानून को रौंदने लगे तो फिर पूरा निज़ाम कटहरे में खड़ा हो जाता है। खबर है कि लाहौर के थाना गाजियाबाद में तैनात ASI इमरान ने थाने के अंदर लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने रात गए थाने का दौरा किया। कार्रवाई में ताखीर और अफसरान को लाइल्म रखने पर SHO समेत थाने का पूरा अमला मुअत्तल कर दिया है। DIG ऑपरेशंस ने सब इंस्पेक्टर, 8 ASIs और 5 हेड कांस्टेबल समेत 78 एहलकारों को मुअत्तल किया है। मुअत्तल होने वालों में फ्रंट डेस्क अमला, मुहर्रर और ड्राइवर्स भी शामिल हैं। ASI इमरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। थाने के अंदर लड़की से ज्यादती पंजाब पुलिस और इंसाफ के पूरे निज़ाम पर ज़ोरदार तमाचा है। पंजाब पुलिस को अवाम तहफ़्फ़ुज़ की अलामत समझते हैं, लेकिन जब इसी महकमे का कोई एहलकार किसी कमज़ोर बेबस के साथ मुबैना ज़्यादती के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हो जाए तो ये सिर्फ़ एक फ़र्द का मामला नहीं होता, बल्कि पूरे महकमे के किरदार पर सवाल बन जाता है। अगर वर्दी पहनने वाला शख्स कानून की ताकत को अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की बजाय मुबैना जुल्म के लिए इस्तेमाल करे तो फिर इस वर्दी की इज़्ज़त कहाँ रह जाती है। अवाम पहले ही पुलिस के रवैये, थानों में बदसलूकी, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और मुबैना गुंडागर्दी की शिकायत करते हैं, लेकिन जब एक ऐसा वाक़या सामने आए जिसमें ख़ुद पुलिस एहलकार पर इतना संगीन इल्ज़ाम लग जाए, इदारा जो है पूरे का पूरा कटहरे में खड़ा हो जाए, पूरे थाने के अमले को मुअत्तल करना पड़े, तो ये निज़ाम के लिए ख़तरे की घंटी है। पुलिस का काम खौफ पैदा करना नहीं, खौफ ख़त्म करना है। पुलिस का काम कमज़ोर को दबाना नहीं, ताकतवर के सामने भी कानून को बराबर रखना है। पुलिस का काम मजलूम को थाने से धक्के देकर निकालना नहीं, बल्कि उसे इंसाफ की पहली उम्मीद देना है। एक ऐसी थाने के 78 एहलकारों की मुअत्तली एक बड़ा कदम ज़रूर है, लेकिन असल इम्तहान अब शुरू हुआ है। आवाम को सिर्फ इस तरह की तसल्लियों या मुअत्तलियों की फहरिस्त नहीं, इंसाफ चाहिए। सबसे बढ़कर उन्हें ये यकीन चाहिए कि कानून की वर्दी पहनने वाला कोई शख्स कानून से बालातर नहीं। देखना होगा कि क्या तहकीकात वाकई शफाफ होंगी, क्या मुतासरा लड़की को इंसाफ मिलेगा,
क्या गफलत के जिम्मेदार एहलकारों का एहतसाब होगा और क्या पुलिस के अंदर मौजूद काली भेड़ों को वाकई कानून के कटहरे तक पहुंचाया जाएगा? वक्त आ गया है कि वर्दी को ताकत नहीं जिम्मेदारी समझा जाए, थाने को खौफ की जगह नहीं इंसाफ की पहली दहलीज बनाया जाए और कानून को सिर्फ कमज़ोर पर नहीं बल्कि हर शख्स पर लागू किया। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।